चलिए आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को कंबाइन। तो रजिस्टर का जो सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ रजिस्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। दिस इज रजिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस आर, सो दिस इज नोन एज कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट, एंड इफ this is the symbol, this is known as variable register. Variable register. What is unit of resistance? The unit of resistance, this is equal to ohm. ओम को ऐसे लिखते हैं और इसका सिंबल क्या है? ओम। तो उस सिंबल इसको ओमेगा बोलते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का वो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का, वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसकी वैल्यू ना तो V पर डिपेंड करती है ना ही I पर डिपेंड करती है। जो रजिस्टर की वैल्यू होती है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो आंसर है कि पहला, जो रजिस्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को चेंज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सपोज कि एक हमारे पास वायर है, एक कंडक्टर है, जिसकी जो लेंथ है वो L है, इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर का लेंथ कितना है? L। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ L है, तो इस वायर को अगर हम इंक्रीज कर दें, या इस वायर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम इस वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट? तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर जो इस पर डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, वायर को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक पार्ट का लेंथ हो गया L/2, दूसरे पार्ट का लेंथ हो गया L/2। अगर हम लेंथ को हाफ किए हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/2, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/2। अगेन दिस इज ए वायर हैविंग लेंथ L एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज R। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। व्हाट इज R? Resistance of this conductor. If this conductor is divided into 5 equal parts, 1 2 3 4 5, what is length of each part? The length of each part is L/5, 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 L/5 and L/5. If resistance of each part is L/5, then what is if the length of each part is L/5, then what is resistance of each part? So according to this statement, R is directly proportional to L. If length is decreased by 5 times, then resistance is also decreased by 5 times. It becomes R/5, 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 R/5 and R/5. The resistance of each part is R/5. So this is according to this statement. तो वायर को जितना छोटा करेंगे रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। वायर को स्ट्रेच करके बढ़ाते जाएंगे, अगर उसकी विड्थ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, अगर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और वायर को आप खींचते जा रहे हैं, अगर वायर को आप खींचते जा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, उसका रेजिस्टेंस डबल होता जाएगा, ट्रिपल। अगर वायर के लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी ट्रिपल होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो एरिया में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अच्छा। दूसरी चीज, जो दूसरा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, वो जो R होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो R होता है वो 1/A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A जितना ज्यादा होगा R उतना कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, मतलब वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गई बातें रेजिस्टेंस के। तो देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर? नंबर 1 लेंथ,
how the resistor depends on length. How the resistance depends on length? The resistance is directly proportional to length. The resistance is inversely proportional to area of cross section. It also depends on the temperature. It also depends on the nature of the conductor. So there are two more factors on which the resistance depends. Number third, temperature. Number fourth, nature of the conductor. नेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब अलग अलग नेचर का कंडक्टर लेंगे, सिल्वर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है नेचर में, जो हमारे पास जो मेटल होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उसमें सिल्वर होता है। सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, मतलब वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। जितनी कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करें, तीनों को क्या, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको क्या मिलेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं L अपॉन A। This is relation between resistance and resistivity. What is rho? Rho is also a constant. Rho क्या है? एक कांस्टेंट है। और जो इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये कंडक्टर के मटेरियल का नेचर है, न कि ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और जब तक मटेरियल को आप चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी का नाम है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। जैसे ये एक वायर है, इसका लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, और पूरे वायर का अगर रेजिस्टिविटी रो है तो इस पार्ट का रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगा? आंसर है रो। इस पार्ट का रेजिस्टिविटी रो। वायर के लेंथ को कम करने से, वायर के लेंथ को ज़्यादा करने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम एक वायर का जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, अगर हम उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर एक लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो डिवाइड होकर 5 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब R/5 हो जाएगा। लेकिन हर एक पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी हर एक पार्ट की सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया आपका कि रेजिस्टेंस कितनी कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या चीज़? तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, तो ये अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है, फ्लो का अपोज करती है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली 10th क्लास में 2 तरह के आपको कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेरिवेशन किसी का नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो दिस इज वन रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, दिस इज अनदर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R2, दिस इज अनदर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R3। Now they are connected in series. This is known as series combination. Series combination means end to end connection. End to end. जहाँ एक का एंड होगा वहाँ से दूसरे का स्टार्ट होगा, इसका एंड तीसरे का स्टार्ट होगा। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की 2 प्रॉपर्टी होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहला, मतलब कई जो भी और हो सकती है, लेकिन आपको मेन इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो करंट होती है, करंट इज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स।
करंट इज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स। दूसरा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। चलिए वोल्टेज भी कह सकते हैं, वोल्टेज इज डिफरेंट। दो चीज़ें होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। करंट सेम होता है मतलब क्या हुआ, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा। अगर दो रजिस्टर लगे हैं और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों रजिस्टर किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, तीनों के अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सब रजिस्टर का पहला एंड किसी एक जगह और सब रजिस्टर का दूसरा एंड किसी एक जगह पर होता है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V, then what about R1, R2 and R3? The potential difference of R1 is same as the battery। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर का होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दो चीज़ें होती हैं वो होता है कि वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम होता है, और दूसरा होता है कि करंट इज डिफरेंट। करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। जैसे बैटरी से अगर आई करंट चली, बैटरी से कितनी करंट चली, आई करंट चली, तो इसमें करंट जाएगी अलग, इसमें करंट जाएगी अलग, इसमें करंट जाएगी अलग। अगर अलग अलग रजिस्टर्स हैं तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगी। तो ये होता है पहचान पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो दो रजिस्टर दिए हैं, दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के क्रॉस करंट अलग अलग जा रहा है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप इन तीनों को हटाकर कोई एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए उसके लिए फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, R1, R2, R3 को आप हटा रहे हैं, हटाकर उसकी जगह एक नया रजिस्टर लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक 5 ओम का रजिस्टर था और एक हमारे पास था 3 ओम का रजिस्टर। हम चाह रहे हैं कि दोनों को हटा दें और दोनों की जगह पर केवल एक रजिस्टर लगा दें। दोनों जगह क्या लगा दें, एक रजिस्टर। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोनों सीरीज में कंबाइन है इसलिए इसकी वैल्यू होगी 8 ओम। हटा दीजिए दोनों को हटाकर हमने एक लगा दिया और उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 8 ओम। तो ऐसे इन तीनों को हटाकर अगर हमें दूसरा लगाना है तो हम कितना रखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2, R3, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। तो जैसे अगर इसी में अगर ये दो रजिस्टर हैं R1, R2, तो मान लीजिए एक की वैल्यू दिया गया है 9, एक की वैल्यू दिया गया है 3, इस तरह से है। कुछ भी मान लीजिए आप दूसरा को भी कुछ मान सकते हैं, एक को ले लीजिए आप 4 ले लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, 1/R इक्वल टू 1/9 प्लस 1/4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उस तो पैरेलल में हम 1/R का फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज में हम R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं तब और इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे है, इसमें आपको पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दे या बोल दे क्वेश्चन में कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आप इन तीनों को हटाइए, तीनों के एक लगाइए। मान लीजिए A है और ये क्या है, B है। अच्छा, इसमें जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें ये तो ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको 2-2 का पेयर लेकर चलना पड़ेगा। 2-2 का पेयर का मतलब ये 6 और 6 किस में है तो अब देखिए ये दोनों 6 और 6 किस में है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों, क्योंकि दोनों का एक एंड एक जगह पर कनेक्ट है और दोनों का दूसरा एंड एक जगह पर कनेक्ट है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। दो तरीके से पता कर सकते हैं और कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगी
तो इसका इसमें और इसमें दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करें, मान लो इसको हम मान लेते हैं R1 है, इसको हम मान लेते हैं R2 है, और इसको हम मान लेते हैं क्या है, R3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर R1 R2 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/r। R लिख दें, R डैश लिख दें, 1/r डैश इक्वल टू R1 प्लस 1/r2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब चूंकि यहाँ दो ही रजिस्टर है इसलिए हम यहाँ तक लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1, 6, 1/r2 6, दोनों 1/6 1/6 2/6 1/3, ये हो गई वैल्यू 1/r की। यहाँ कुछ लोग थोड़ा गलती कर सकते हैं कि वो मान लेंगे कि जो रजिस्टेंस R आया वो आ गया 1/3 या 3 आ गया, जब तो R डैश की वैल्यू 3 है, 1/r डैश की वैल्यू हमको निकालना है, किसकी वैल्यू, R डैश की वैल्यू। तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/r की वैल्यू 1/3, तो R की वैल्यू 3, ये R की वैल्यू 3 आ गई। तो ये जो 3 आया है ये दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट है, किसका किसका, 6 और 6 का। मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 3 आया। अभी ये बचा हुआ है R3 बचा हुआ है, R3 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, R डैश की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। अच्छा, अब आप बताइए कि ये 3 ओम और ये 6 ओम किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो सेम करंट दोनों में जाएगी। अगर करंट दोनों में सेम जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो R डैश है और जो R3 है ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो अगर दोनों सीरीज में कंबाइन है तो फॉर्मूला सीरीज का क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये दोनों सीरीज में है तो R इक्वल टू R डैश प्लस R3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ R डैश, 3, R3 6 इक्वल टू 9 ओम। तो ये हो गया 9 ओम R की वैल्यू। तो अब सॉरी, तो ये 3 ओम और 6 ओम दोनों का कंबाइन कितना आ गया, 9 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 ओम। मतलब इन तीनों को हटा दीजिए और इन तीनों को हटाने के बाद आपको एक रजिस्टेंस लगाना है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 ओम होगी, ए और बी के बीच में। इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए सेम देखिए, वो भी कॉम्बिनेशन था मिक्स कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है देखिए, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में है। जैसे अगर हम देखें R1 और R2 को देखें तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में साफ साफ दिख रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन है, इसलिए क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस R1 और R2 के साथ ये R3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो R1 and R2 are connected in सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर है R1 और प्लस R2, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। 12 ओम जो है वो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है। तो अब अगर हम इसको रीड्रॉ करें फिगर को, तो हम इसको ऐसे फिगर को रीड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आया, R डैश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया, 12 ओम आया। यहाँ पर क्या आया, R3, ये कितना आया, 6 ओम आया। ये क्या है, B है, ये क्या है, A है। अब ये दोनों दो रजिस्टर हमारे पास बचे, कौन कौन बचे, R डैश बचा और R3 बचा। ये जो दोनों हैं ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो जो पूरा रिजल्ट आएगा, जो पूरा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/r इक्वल टू 1/, ये वाला रजिस्टर, इसको क्या नाम दिया गया है, R डैश, प्लस 1/r3 तो 1/r डैश 12 हो गया, 1/r3 6 हो गया, LCM कितना आ गया, 12, 1 प्लस 2 3/12 मतलब 1/4, तो 1/r।
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। जब पैरेलल में दो रजिस्टर दिए हों तो इसको हम दूसरे भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, आप याद रखिएगा फॉर्मूला कि अगर पैरेलल में दो रजिस्टर हैं तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। जब देखिए दो रजिस्टर दिया है और दोनों पैरेलल में है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए R1 R2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 6 जा 72, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 प्लस 6 18, कितना आंसर आ गया 4। एक लाइन में आ गया। यहाँ आपको ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये सब लिखना होगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट। तो अगर दो रजिस्टर जो है वो पैरेलल में हो, दो तीन के लिए करेंगे तो ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दो अगर है तो नहीं लगाना पड़ेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई 72, दोनों को ऐड कर दिए 80, 4 ओम इसका आंसर आ गया। पूरे का रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 4 ओम आया। एक और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पर एक और न्यूमेरिकल देखिए, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये एक दूसरे के पैरेलल में है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब इसको मान लेते हैं R1 है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने के भी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा कि 3 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, दोनों किस में है, 3 ओम और 3 ओम किस में है, सीरीज में है। अगर 3 ओम और 3 ओम सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम कितना आ गया, 6 ओम आ गया, 6 ओम आ गया। अच्छा, जो 6 ओम एंड 6 ओम, दीज टू दे आर इन सीरीज, वो दोनों भी सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, मान लेते हैं R डबल डैश है, तो 6 ओम प्लस 6 ओम कितना आ गया, 12 ओम। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 12 ओम, ये B, ये E। अब दोनों कैसे हैं, ये हो गया R डैश, ये हो गया R डबल डैश, दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल में हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/r इक्वल टू 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/12 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा प्लस 1, 3/12 इक्वल टू 1/4। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम, 4 ओम। तो इस दोनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम, 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया A और ये हो गया B। तो इन दोनों, इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना है, 4 ओम, इसका आंसर है। रुका एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पता करना है, एक इस बैटरी से कितनी करंट निकल के जाएगी, दूसरा इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके जो पहले वाले क्वेश्चन बताए गए वो केवल एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था, इसमें पीसेस करते हुए आइए। इसमें R3 और R4 को देख लीजिए किस में है, सीरीज में, एक पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, अगर करंट दोनों में सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या सेम है, जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब है कि R3 एंड R4 आर इन सीरीज, दोनों किस में है, सीरीज में है। अगर दोनों सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R3 और R4 को ऐड कर दीजिए। R3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, R4 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आ गया 10 ओम, 10 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो 10 ओम आया है। इसका मतलब आप अगर इसको रीड्रॉ करें तो आप इसको इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। और अब इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों की जगह पर आप केवल 1 लगा दीजिए, और वो किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होगी, R डैश इक्वल टू 10 ओम। इसकी वैल्यू कितनी होगी, R2 इक्वल टू 10 ओम। इसकी वैल्यू कितनी होगी, R1 इक्वल टू 7 ओम। ये सब सेम है, वैसे ही है। पीसेस करते हुए आइए, ये और ये सेम सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो साफ साफ दिख रहे हैं दोनों किस में है, पैरेलल में है। यहाँ से अगर जो करंट जाएगी, ऐसे भी देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में है। पैरेलल में कौन कौन से हैं,
पैरेलल में है आपका R2 R डैश, तो R2 एंड R डैश आर इन पैरेलल, R2 and R dash are in parallel, therefore 1 upon R dash equal to 1 upon R2 plus 1 upon R dash. 1 upon R2, R2 की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 upon R dash की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 upon 10, इसकी वैल्यू हो गई 1 upon 5, तो 1 upon R डबल डैश की वैल्यू हो गई 1 upon 5, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई 5। चलिए, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अब इन दोनों को हटाइए, बैटरी लगाइए, ये R1 की वैल्यू लिखिए, अब इन दोनों को नहीं लिख रहा, इन दोनों की जगह पर किसी भी एक को बना दीजिए। अब इसकी लेकिन वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, नाम क्या होगा R डबल डैश होगा 5 ओम। ये कितना है 7 ओम है, ये कितना है 24 वोल्ट है। एग्जाम में आपको तीनों बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने समझने के लिए बनाएंगे, इसको केवल बनाना होगा। R डबल डैश की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पर तो केवल 2 ही रजिस्टर बचे और दोनों सीरीज में हैं, क्योंकि जो करंट इसमें से जाएगी वही करंट इसमें से आएगी। अगर दोनों सीरीज में हैं तो हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू, दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस R डबल डैश, R1 की वैल्यू 7, R डबल डैश की वैल्यू 5 इक्वल टू 12 ओम। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। ओम का लॉ क्या है कि I इक्वल टू होता है V बाई आर, V की वैल्यू है 24, R की वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है 12, तो I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। तो I 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 12 ओम, पूरे सर्किट में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम। यहाँ से करंट कितनी फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी 2 एम्पियर। ठीक है, बस।